नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग आलोक धनवा जी द्वारा लिखित पतंग नामक शीर्षक के अंतर्गत उसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, पतंग शीर्षक के अंतर्गत आलोक धनवा जी मनुष्य के मानवीय स्वभाव को प्रकृति के सुंदरता के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। आलोक धनवा जी आधुनिक काल के कवि होने के साथ ही साथ छायावाद का बहुत ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर होता है और छायावादियों की ये विशेषता होती है कि वह प्रकृति की अलौकिक सुंदरता को मानव जीवन के क्रियाकलाप के साथ समायोजन करने का प्रयास करते हैं। वही काम आलोक धनवा जी भी अपनी रचनाओं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि छायावाद प्रकृति की सुंदरताओं को अपने केंद्र में रखकर मनुष्य को उस केंद्र के माध्यम से अपने संदेश को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो मनुष्य सब जो माध्यम होता है वह प्रकृति होती है, लेकिन किसके लिए कहा जाता है, वह जो कहने वाली जो बात होती है वह मनुष्य के लिए ही कही जाती है। मनुष्य अपने नैतिक स्वभाव के कारण प्रकृति की सभी सुंदर क्रियाओं के साथ समायोजन कर देता है। इसीलिए यहाँ पर मनुष्य को प्रकृति के साथ समायोजन करने का प्रयास आलोक धनवा जी के द्वारा किया जाता है। पतंग, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तविक रूप से पतंग बच्चों की मनोरंजन का एक माध्यम होता है, जो शरद ऋतु के मौसम में बच्चे यानी वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने के बाद जो मौसम आता है शरद ऋतु का, उस शरद ऋतु के मौसम में बच्चे खास करके उस बसंत ऋतु में शरद ऋतु में के बाद जो वसंत ऋतु, जो ऋतुओं का ऋतुराज के नाम से जाना जाता है, वसंत ऋतु के मौसम में भी बच्चे अपनी मनोरंजन के लिए उस पतंग को आकाशगंगा में उड़ाने का प्रयास करते हैं। और जो पतंग जितनी ऊंचाइयों पर जाती है, बच्चों की कल्पना भी उतनी ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार से आप पहले वाले पद में हम लोग पढ़े कि जो बाँस की पतली कमानी, कागज़ का पतला सा टुकड़ा जो आकाश के बीचों बीच में जब उड़ता है तो बच्चों की कल्पनाएं और ज़्यादा विकसित होती हैं। और उस क्रियाकलाप को देखने के बाद चाहे वो बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, चाहे बच्चे हों, सभी लोग हर्षोल्लास होते हैं, तालियां बजाते हैं, किलकारियां करते हैं। और इस तरह से जैसे लगता है पतंग तितलियों की नाजुक दुनिया, अर्थात आकाशगंगा में पतंग जो लगता है जैसे तितलियां आकाशगंगा को चूमना चाहती हैं, उसी तरह से पतंग भी उस आकाशगंगा को चूमने का प्रयास करती है। पहले वाले आप पद में यह देखें। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो बसंत ऋतु होता है, यानी यह ऋतु का भी बड़ा मनोहारी दृश्य का वर्णन किया गया है रचनाकार के द्वारा कि जो बसंत ऋतु है, ऋतुओं का ऋतुराज होता है। अब ऋतुओं का ऋतुराज बसंत ऋतु को क्यों कहा जाता है? क्योंकि बसंत ऋतु में जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वह अपने पुराने पौधों का जो पेड़ पौधे होते हैं वह अपने पुराने पत्तों का परित्याग करते हैं और नए पत्तों को धारण करते हैं। जब नए नए कोमल कोमल सुकुमार पत्ते जब उनकी डालियों पर विकसित हो जाते हैं तो उस समय का जो दृश्य होता है, जो प्रकृति का दृश्य होता है, पेड़ पौधों का जो दृश्य होता है, वह बड़ा मनोहारी होता है और मन को बहुत आकर्षित करता है। ऐसे स्थिति में बसंत ऋतु के विशेषताओं को आलोक धनवा जी इसमें बताने का प्रयास करते हैं। वहीं आप देखेंगे कि किस प्रकार से आलोक धनवा जी ये भी बताने का प्रयास करते हैं जो बच्चे होते हैं
जब पतंग को उड़ाते हैं, कहाँ उड़ाते हैं? आकाशगंगा में। जब ये बच्चे इस पतंग को आकाशगंगा में उड़ाते हैं तो होता क्या है कि जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ जन्म बच्चों के लिए कहा गया है कि जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। कपास मतलब होता है रुई, जिसको हम कॉटन भी कहते हैं, जिससे हम कपड़े बनाते हैं, सूती कपड़े। आखिर में आलोक धनवा जी को यह पंक्ति कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि बच्चे जन्म से ही लाते हैं अपने साथ कपास। यानी बच्चे जो होते हैं उनकी जो शारीरिक काया जो होती है, जो शारीरिक जो रचना होती है, वह इतनी मुलायम होती है, इतनी कोमल होती है कि उसकी तुलना वह किससे कर दिए? कपास से। कपास मतलब रुई से कर दी। रुई जितनी मुलायम बच्चों की शरीर होती है। पृथ्वी घूमती हुई आती उनके बेचैन पैरों के पास, लेकिन वो रुई के समान तो मुलायम होते हैं, लेकिन उनके पैर बड़े बेचैन, बेचैन मतलब व्याकुल होते हैं। वो अपने नन्हे नन्हे पैरों के माध्यम से इस तरह से चलते हैं जैसे लगता है कि ये पूरी जो पृथ्वी है घूमती हुई उनके पैरों के तले आ गई है, अर्थात पृथ्वी को पार करने का प्रयास करते हैं। काल्पनिक है, और इस तरह से इस काल्पनिक में वह यह बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं, बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वह किस प्रकार से अपने वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों के माध्यम से वह पूरे पृथ्वी पर दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जब ये दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध बिना शुद्ध का। आइए फिर से देखें एक बार। कभी इस पद्यांश में बच्चों की कोमलता एवं चंचलता को प्रकट करते हैं। प्रसंग क्या है कि इसमें आप देखेंगे बच्चों की किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है? उनकी कोमलता। कोमलता मतलब उनकी शारीरिक जो कोमलता है। हमेशा दौड़ते हैं तो चंचलता को प्रकट करते हैं। बच्चे जन्म के समय ही कपास के समान नर्म और कोमल होते हैं। बच्चे जन्म के समय ही कपास के समान नर्म और कोमल होते हैं। और रुई, रुई कपास मतलब रुई, और उन्हें रुई से मधुपर्क कराया जाता, घूंट दी जाती है। इसलिए कभी कपास के साथ बच्चों का जन्म से संबंध स्थापित करता है। अब प्रश्न होता है कि आखिर में कवि ने कपास के साथ ही क्यों उसका जन्म स्थापित किया है? तो क्योंकि रुई के माध्यम से एक माँ जो होती है बच्चों को मधुपर्क कराती है, अर्थात उनके मुंह में कुछ न कुछ डालती है। इस तरह से कहते हैं कि आलोक धनवा जी कहते हैं कि इसीलिए उनसे रुई से संबंध उनका कपास लगाया गया। उनकी उछल कूद तथा उनके पैरों की चंचल गति के कारण, उनकी उछल कूद और उनके पैरों की चंचल गति के कारण जो कारण वह सारी पृथ्वी पैदल घूम लेना चाहते। अपने नन्हे नन्हे पैरों के माध्यम से, अपनी चंचलता के कारण वह अपने नंगे पैरों के माध्यम से पूरी की पूरी पृथ्वी पर घूम लेना चाहते हैं। और इस तरह से कहते हैं कि अब कभी यहाँ पर दो अर्थों को बताने का प्रयास करते हैं। एक तो उतने मुलायम और कोमल हैं, इसलिए उनको कपास से संज्ञा दी गई। इतने चंचल हैं कि अपने नन्हे नन्हे पैरों से सारी पृथ्वी पे घूम लेना चाहते हैं। अर्थात में यदि हम देखें तो उनकी चंचलता अत्यधिक दिखाई पड़ रही। उनकी जो चंचलता है वह क्या है? अत्यधिक दिखाई पड़ रही है। बच्चे अपनी पतंग उड़ाने की मस्ती में, अब देखिए दूसरे अर्थ में ले जा रहे हैं कि बच्चे अपने पतंग उड़ाने के मस्ती में बिना कुछ होश किए दौड़ते रहते हैं, बिना कुछ होश किए दौड़ते रहते हैं। वे पृथ्वी पर छतों पर सभी जगह मस्ती में घूमते हुए, बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो ये भूल जाते हैं वह पृथ्वी पर खड़े हैं
कि छत पर खड़े हैं। समझ पा रहे हैं कि इस तरह सभी जगहों को मस्तिष्क घूमते हुए तथा सभी दिशाओं में अपनी कोमलता और सभी दिशाओं में अपनी कोमलता, मृदंग मतलब ढोलक, कोमलता मस्ती का मृदंग, मृदंग और ढोलक के समान बजाने का वाद्य यंत्र या ढोलक कहें, इस तरह से हम कहेंगे अपनी कोमलता और मस्ती का मृदंग, अपनी कोमलता और मस्ती का मृदंग बजाते हुए उत्साहपूर्ण कदम भरते हुए, उत्साहपूर्ण कदम भरते हुए इधर से उधर आते जाते फिर रहे। आप देखिए कि बच्चे अपनी मृदंग, अपनी मस्ती का मृदंग ढोलक बजाते हुए उत्साहपूर्वक कदम भरते हुए इधर से उधर आते जाते फिर रहे हैं। वे अपनी कोमल चंचल रफ्तार से इस प्रकार भ्रमण कर रहे हैं। पेग मतलब भरना, चलना, मारना, भ्रमण का जिस प्रकार तेज हवा के कारण कोई डाली मस्ती से इधर उधर हिलती, झूलती, झुकती रहती है। इस तरह से कहते हैं कि बच्चे इस तरह से आगे पीछे हो रहे हैं, जैसे हवाओं के चलने से डालियां कभी नीचे से ऊपर जाती हैं, कभी दाएं से बाएं जाती हैं, कभी बाएं से दाएं आती हैं। इस तरह से कहते हैं। वही स्थिति बच्चों में भी है। को जब पतंग उड़ा रहे हैं तो उन डालियों के भांति आगे पीछे अगल बगल चारों दिशाओं में वह घूम रहे हैं, लेकिन देख कहाँ रहे हैं? आकाश में देख रहे हैं। जिस प्रकार तेज हवा के कारण कोई डाली मस्ती में इधर उधर हिलती झूलती रहती है, अर्थात बच्चों में पतंग उड़ाने तथा मौसम परिवर्तन के कारण चंचलता और मस्ती का उमंग भरी हुई। और बच्चों में पतंग उड़ाने तथा मौसम परिवर्तन के कारण चंचलता व मस्ती की उमंग भरी हुई है, जिसमें वे बिना होश किए मग्न रहना चाहते हैं, जिसमें वह बिना होश किए पतंग उड़ाने में ही मग्न होकर पतंग को उड़ा रहे हैं और अंतरिक्ष की तरफ अपने ध्यान को लगाए हुए हैं। अर्थात आलोक धनवा जी इसमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो बच्चे होते हैं वह बच्चे इस तरह से अपने पतंग को उड़ाने का प्रयत्न करते हैं कि उनका पूरा जो मनोवेग, जो एकाग्रता होती है वह पूर्ण रूप से पतंग पर निर्भर होती है। चाहे वह छत पर हो, चाहे जलती हुई छत हो, चाहे वह पृथ्वी हो, कहीं भी हो, लेकिन वो आकाश की तरफ देखते हैं, अपने पैरों की तरफ नहीं देखते। जैसे जैसे पतंग उनके आकाश को और ज़्यादा उनकी कल्पना के हिसाब से और ऊंचाइयों तक पहुंचती हुई चली जाती है, उसी तरह से उनके अंदर किलकारियाँ, सीटियाँ, तालियाँ और इतना ही नहीं, चारों दिशाओं में मृदंग यानी अपनी मस्ती की जो ढोलक है उसे वह बजाने का प्रयत्न करते हैं और तेज़ी से लोगों को अपनी आवाज़ के माध्यम से अपने उत्साह से परिचित कराने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले पेज में देखें आप। अगले पेज में भी हम देखें तो छतों के खतरनाक किनारों तक, यदि हम देखें तो छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। छतों के खतरनाक किनारों से तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। फिर उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती है। महज एक पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे अपने रंध्रों के सहारे। अब देखिए कहते हैं थाम लेती है। अब रंध्रों मतलब होता है छिंद्रों अर्थात जो हमारे शारीरिक जो कोशिकाएं हैं उनको छिंद्रों या रंध्रों के नाम से हम जानते हैं। तो छतों के खतरनाक किनारों तक कभी आलोक धनवा जी इसमें बताते हैं
कि बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते इतने मस्ती में आ जाते हैं और इस तरह से इतने छतों के अपने इतने किनारे तक आ जाते हैं कि वह उनका पूरा जो ध्यान होता है उस पतंग पर निर्भर होता है और वह पूरे मन के उनका जो होता है वो पतंगों पर एकाग्र होता है और इस तरह से वह यह बताने का प्रयास करते हैं कि बच्चे किस प्रकार से अपने एकाग्र मन के माध्यम से अपनी मस्ती के माध्यम से वह लोगों को क्या बताना चाहते हैं। तो आइए देखा जाए। अब देखिए लिखा है, छतों के खतरनाक किनारों तक पतंग उड़ाते समय बच्चों की चंचल क्रियाएं। पतंग उड़ाते समय बच्चों की क्या है, चंचल क्रियाएं हैं। और जो बच्चों की चंचल क्रियाएं हैं वह कैसी हैं? बच्चों की जो चंचल क्रियाएं हैं उनके शरीर की चंचल संतुलित गतिविधियां उनमें साहस का संचार करती हैं। और इस तरह से वो शरीर की चंचल संतुलित गतिविधियां उनमें साहस का संचार करती हैं। कहते हैं कि जो बच्चों की जो चंचल क्रियाएं होती हैं उनके शरीर की चंचल संतुलित गतिविधियां उनके शरीर की संतुलित गतिविधियां उसमें साहस का संचार करती हैं। कभी कहता है कि बच्चों के लिए बिना किनारों वाली छतों से गिरने का भय हमेशा बना रहता। कहते हैं कुछ समय गिरने से बचाता उन्हें। कहते हैं कि बच्चों को बिना किनारे वाली यदि छत पर हैं तो उस छत पर से गिरने का भय हमेशा बना रहता है। अब किनारे वाली छत क्या है? किनारा मतलब जिस छतों के चारों तरफ दीवारें न चली। इस तरह से कहते हैं पतंग उड़ाते समय बच्चों की चंचल क्रियाएं उनके शरीर की चंचल संतुलित गतिविधियां उनमें साहस का संचार करती है। कभी कहते हैं कि बच्चों के लिए बिना किनारों वाली छतों से गिरने का भय हमेशा बना रहता है, परंतु ये बच्चे बिना किसी डर के अपने उछल कूद के स्वभाव के कारण ये ऋतु में पतंग उड़ाने का संपूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन ये बच्चे भी कितने आत्मनिर्भर होते हैं और संयमी होते हैं कि बिना डर का वह इस मौसम में संपूर्ण आनंद के साथ पतंग उड़ाने का आनंद प्राप्त करते हैं। जब वो पतंग उड़ाते हुए छत के किनारे तक पहुंच जाते हैं, कभी कभार तो वह पतंग इतने उड़ाते और इतनी कल्पनाओं में इतनी आनंद में वो आतुर हो जाते हैं कि छत के एकदम किनारे तक क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। और फिर छतों के जब किनारे तक वह पहुंच जाते हैं तो ऐसे स्थिति में छतों के किनारे तक पहुँच जाते हैं तब अचानक केवल पतंग की डोर के सहारे वे अपने आप को संभाल लेते हैं। अचानक वह पतंग के डोर के माध्यम से अपने आप को संभाल लेते हैं। इस तरह से संभाल लेते हैं पतंग का और आगे बढ़ना और पीछे हटना। पतंग के डोर के हिसाब से, पतंग के एकाग्रता के हिसाब से लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, दाएं होते हैं, बाएं होते हैं। पतंग की धड़कन के समान उस पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपनी ओर खींच कर रखते हैं। कभी कभी बच्चे एड़ियों पर खड़े हो जाते हैं, उन्हें लगता है एड़ियों पर खड़े हो जाएंगे पतंग और ऊंचाई पर आ जाए। इस तरह से पतंग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चों का ध्यान खींचा चला जाता है। और इस तरह से इसके माध्यम से आलोक धनवा जी ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो बच्चे होते हैं वह अपने इस पतंग के माध्यम से अपने ध्यान को पतंग के तरफ एकाग्र करते हैं। कभी कभी एकाग्रता की सीमा इस तरह से बढ़ जाती है वह छतों के एकदम किनारे तक चले जाते हैं और तब पतंग की डोर उन्हें उस छत के किनारे से गिरने से उन्हें बचा लेती है। और इस तरह से बच्चों का एकाग्रता होता है।
आलोक धनवा जी मन की एकाग्रता और मन के समर्पण की बात इस पद में करने का प्रयास करते हैं और बच्चों का किस प्रकार से पतंग के माध्यम से उनके अंदर जो संपूर्ण आनंद लेने की जो प्रवृत्ति है उसका भी जिक्र इस पद में बताने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह से यह आगे तीसरे वीडियो में हम पूरे मतलब पतंग का भाव आपको स्पष्ट करने का प्रयत्न